Hey guys, welcome to another session of Let's Revise, and today we are going to do 5 marks questions of chapter Resources and Development. Yes, Geography का first chapter है. Already हमने 1 mark and 3 mark questions कर लिए हैं. Now today in this session we are going to do 5 marks question. Okay, तो अगर मैं आप लोगों को अपनी analysis बताऊँ ना, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से आइदर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है या फिर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है. ओके, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, माय नेम इज़ रश्मि सिंह योर टीचर. RSYT इज़ माय कोड. आप जब भी RSYT कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लेते हो आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट. ओके, एंड हियर इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑल्सो अबाउट माई सेल्फ. इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू नो अ बिट मोर अबाउट माई सेल्फ, यू कैन जस्ट गो टू माई अनअकैडमी प्रोफाइल. ये जो लिंक है बच्चों, यहाँ पर जो मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. तो आप उसको ज़रूर जा करके फॉलो करो. अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, बिकॉज ये इंडिया का बेस्ट ये इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. ओके, चल आगे बढ़ते हैं. किड्स, जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ा रहे होते हैं, लाइव आपके डाउट सॉल्व कर रहे होते हैं, और आप अपना असेसमेंट भी कर सकते हो थ्रू द क्विजेज. इंटरैक्टिव क्विजेज होती हैं यहाँ पे. एंड नाउ we have come up with a new kind of subscription also, iconic subscription, because हर स्टूडेंट अलग अलग होता है, राइट? हर स्टूडेंट का स्ट्रेंथ अलग होता है, वीकनेस अलग होता है. दैट इज़ वाई वी हैव स्टार्टेड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें हर स्टूडेंट को अपना पर्सनल मेंटोर मिलता है. वो मेंटोर उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग उसको पर्सनलाइज्ड अटेंशन देता है, उसका स्टडी प्लान बनाता है, वीकली असेसमेंट होते हैं, पेरेंट्स के साथ आपका परफॉर्मेंस जो है वो डिस्कस किया जाता है. सो दे आर endless benefits of iconic subscription. So you can go for either iconic subscription or plus subscription, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. ये देखो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का ये प्राइस चार्ट है, प्लस सब्सक्रिप्शन का ये प्राइस चार्ट है. ओके, तो ये सारे जो प्राइजेस हैं आफ्टर द डिस्काउंट यू कैन सी इट हियर. लाइक ये वाला जो हमारा है ना पर्टिकुलर ये सब्सक्रिप्शन, लाइक इट इज़ ऑफ अराउंड 30,000 रुपीज़. बट जब आप RSYT कोड यूज़ करते हो तो इट कम्स टू 25,200. लाइक वाइज 6 मंथ का प्लस वाला सब्सक्रिप्शन है 10,000 का. बट जब आप RSYT यूज़ करोगे इट विल कॉस्ट यू जस्ट 9,000. Okay, and also in a way Unacademy will get to know that you people are studying well from me, so use my code. And कैसे करना है सब्सक्राइब? Unacademy लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, CBSE क्लास 10 मैनेज गोल में सिलेक्ट करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लो, 12 मंथ 24 मंथ्स जो भी आपको सिलेक्ट करना है. RSYT कोड यहाँ पर अप्लाई करिए, एंड देन यू कैन गेट द 10% डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड RSYT, and another 10% extra discount by redeeming these credits. So how to earn these credits? You can earn these credits by simply attending the classes. Okay, तो फ्री स्पेशल क्लासेस जो रेगुलरली सारे टीचर्स लेते रहते हैं प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, वो अटेंड करते जाओ. आपके क्रेडिट्स जो हैं वो बनते जाएंगे, वो रिडीम कर लोगे आप. रश्मि मैम जो हैं वो क्लासेस लेती हैं 12:30 पे. ओके, नाउ किड्स, देयर इज अनदर ग्रेट न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8. लाइक इफ एनी ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर इज स्टडिंग फ्रॉम क्लास 6 to 12, तो आप दोनों एक ही सब्सक्रिप्शन पे पढ़ सकते हो. लाइक इफ़ यू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ क्लास 10 एंड यू हैव अनदर सीबलिंग हु इज़ इन क्लास 12, तो 10 और 12 दोनों आप लोग साथ में पढ़ सकते हो. ओके, सिमिलरली क्लास 6, क्लास 10, क्लास 8, क्लास 9, ऐसे साथ में आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो. बट डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कोड RSYT, रश्मि सिंह योर टीचर. ओके, तो चलो ये तो हो गया बहुत सारा प्रमोशन. अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का. आज हम करेंगे 5 मार्क क्वेश्चंस. 1 मार्क, 3 मार्क वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, एंड आई थिंक आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया होगा. नहीं देखा है तो जा करके देख लो, और वीडियो देख ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर दो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप विद एग्जाम्पल. जो रिसोर्स है उसके मालिक कौन है, उसको ओन कौन कर रहा है, उसके बेसिस पे रिसोर्सेज को क्लासिफाई करना है. वेरी बेसिक क्वेश्चन. अगर पेपर बहुत इजी आता है तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं. ठीक है, so there are 4 categories of resources on the basis of ownership: individual, community owned, national resources and international resources. और नाम से ही समझ में आ रहा है
इंडिविजुअल रिसोर्स जो होगा दे आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, ठीक है। जैसे आपके घर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो तुम्हारी होती है, राइट। लाइक ये गाड़ी जो है ना, ये मेरी है, दिस इज प्राइवेटली ओन्ड बाय मी, so this is an individual resource, okay। likewise ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन मेरा फ़ोन है, तो obviously it is an individual owned resource, okay। likewise बहुत सारे लोग होते हैं, वो उनका कुछ प्लॉट होता है, उनका घर होता है, तुम्हारा घर जो है वो तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ओके। फार्मर्स के जो ज़मीन होते हैं, ये सारी की सारी जो है आपके इंडिविजुअली ओन्ड रिसोर्सेज हैं। ये ज़मीन जो है वैसे तो गवर्नमेंट ही हमें अलॉट करती है, लेकिन वंस वी पे द रेवेन्यू, वंस वी पे फॉर द लैंड, देन इट बिकम्स आवर रिसोर्स, ओके। So many farmers own land which allotted to them by the government against the payment of revenue. People own plots, houses, and other properties. All these are example of individual resources. Now next is community owned resource. देखो बच्चों, जब भी आप आंसर करोगे तो ऐसे बिल्कुल एक लाइन छोड़ो, एक आपने डेफिनेशन दे दिया, एक पर्टिकुलर रिसोर्स के बारे में डिस्क्राइब कर दिया, लीव वन लाइन गैप, बिकॉज दैट विल मेक योर आंसर क्लियरली विजिबल, बहुत ही सुंदर दिखेगा आंसर ऐसे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये थोड़ा ज़रूरी है हम लोगों को ये चीज़ें सीखना, ओके बच्चों। So there are resources which are accessible to all members of the community. ऐसे रिसोर्स जो सारे मेंबर्स जो हैं कम्युनिटी के वो यूज़ में ले रहे हैं, जैसे विलेज कॉमन्स, पब्लिक पार्क्स, बरियल ग्राउंड जो होता है, प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज डी फैक्टो एक्सेसिबल बाय पीपल लिविंग इन देयर एरिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी जो जगहें होती हैं वो सारे लोग कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं, है ना। पब्लिक पार्क्स, बरियल ग्राउंड, प्ले ग्राउंड्स, तो दीज आर ऑल कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। इसका कोई इंडिविजुअल पर्सन तो मालिक हो ही नहीं सकता, ठीक है। नाउ वी हैव गॉट नेशनल रिसोर्सेज। नाउ national resources, as the name is suggesting, this belongs to the nation, all resources which belong to the nation. The country has legal power to acquire even private property for public good. See kids, जो हमारा कंट्री होता है उसका एक पॉलिटिकल बाउंड्री फिक्स्ड होता है, उसके टेरिटोरियल वाटर्स फिक्स्ड होते हैं। तो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर जितने भी टेरिटोरियल वाटर के अंदर जितना भी रिसोर्स आ रहा है वो नेशनल रिसोर्स है, और एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो भी रिसोर्स आ रहा है, भारत के मानचित्र में, मैप में जो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो भी रिसोर्सेज आ रहे हैं, या फिर वाटर बॉडी से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो भी वाटर बॉडी है, वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज आ रहे हैं, दे आर ऑल नेशनल रिसोर्सेज, ओके। वी हैव सीन रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। अब देखो कई बार ऐसा होता है ना कि मेरा ये खेत है, इस खेत से एक क्या जाना है, हमें इस खेत में एक जगह पे इलेक्ट्रिसिटी वाला टावर जो है वो बिल्डअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो ये मेरा प्लॉट है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को क्योंकि यहाँ पर पावर इलेक्ट्रिसिटी वाला टावर लगाना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मुझे कॉम्पनसेशन दे करके ये ज़मीन खरीद सकती है, ओके। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, दे आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन which regulate some resources. The oceanic resources beyond 200 km of exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country. हर देश के 200 किलोमीटर के बाद वाला जितना भी वाटर होगा वो सारा का सारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ओन करती हैं, लाइक यूएन ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के अलग अलग बॉडीज़ हैं वो ओन करती हैं, एंड उसको अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना उन रिसोर्सेज को तो फिर हमें परमिशन लेनी पड़ती है, ओके। दीज आर ऑल इंटरनेशनल रिसोर्सेज. So few example of international resources can be the water, and it can be air, sunlight, universe. ओके तो यूनिवर्स के अंदर भी आप देखते हो बहुत सारे स्पेस स्टेशंस होते हैं, लेकिन वो स्पेस स्टेशन कोई भी कंट्री अगर बना रही है तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से हमें परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट विद द एग्जाम्पल। स्टेट ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि वो रिसोर्स जो है उसको किस हद तक यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, कितना जानकारी है हमारे पास रिसोर्स के बारे में। तो इसमें भी 4 कैटेगरी है, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व्स, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्स वो हैं
जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं बट हैव नॉट बिन यूटिलाइज ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, लेकिन हम लोग अभी तक उसको पूरी तरीके से नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब उस रिसोर्स के पास पोटेंशियल तो है कि वो ह्यूमन नीड्स के को फुलफ़िल कर सके, ठीक है, ह्यूमन के नीड्स जो हैं, रिक्वायरमेंट्स जो हैं, उसको फुलफ़िल कर सके, बट हमारे पास कैपिटल नहीं होगा या तो फिर इतना बड़ा क्राउड नहीं होगा जो उसको यूटिलाइज़ करे तो इकोनॉमिकली फीजिबल हो जाए वो हमारे लिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उन रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ में नहीं ले रहे होते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों फॉर एग्ज़ाम्पल आई वुड से जो हमारा वेस्टर्न इंडिया है ना, वहाँ पे राजस्थान गुजरात में बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट है, ठीक है, बट स्टिल वी डू नॉट हैव सोलर प्लांट्स इन एवरी हाउस। मेरे घर के ऊपर तो है लगा हुआ, ठीक है, लेकिन सबके घरों में आपको सोलर पावर प्लांट नहीं दिखता है। वाई? बिकॉज ऑफ मे बी कैपिटल और ड्यू टू एनी अदर रीज़न। इसमें पोटेंशियल है आपके नीड्स को फुलफ़िल करने का, लेकिन फिर भी यूज़ में ले नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है रीज़न। द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far this has not been developed properly. Okay. और वहीं जब ये पोटेंशियल रिसोर्स को हम लोग अच्छे से डेवलप कर देते हैं कि क्वालिटी पता कर लेते हैं, क्वांटिटी पता कर लेते हैं, यूज़ में लेने लग जाते हैं, तो पोटेंशियल रिसोर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? डेवलप्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो रिसोर्सेज विच आर सर्वेड and their quality and quantity have been determined for utilization are called developed resources. The development of resources depends on technology and level of their feasibility. ठीक है, तो किसी भी रिसोर्स का डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है क्या उसको यूज़ करने के लिए, एंड अल्टीमेटली एवरीथिंग इज़ रिलेटेड विद मनी, राइट। तो इट डिपेंड्स कि वो इकोनॉमिकली कितना फीजिबल है। ऐसा तो नहीं है हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो काफ़ी कम फ़ायदा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होगा बच्चों तो फिर उसको हम डेवलप कर ही नहीं पाएंगे कभी भी, ठीक है। तो डेवलप्ड रिसोर्स जिसकी क्वांटिटी और क्वालिटी पता है, जिसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से डेवलप कर सकते हैं एंड फिजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टॉक। जैसे डेवलप्ड रिसोर्स में बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो आप। हमारे पास पेट्रोलियम जो है, फॉसिल फ्यूल्स, वो डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं कि हमें उसकी क्वालिटी क्वांटिटी सब पता है और हम उसको अच्छे से यूज़ में ले रहे हैं। वी हैव द टेक्नोलॉजी ऑल्सो टू यूज़ इट। स्टॉक, material in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these. हमें पता है कि ये रिसोर्स के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, वो हमारे नीड्स को फुलफ़िल भी कर सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो पता कैसे, मतलब हम उसको यूज़ में कैसे लें। तो फॉर एग्जांपल वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ 2 इनफ्लेमेबल गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें से हाइड्रोजन की अच्छी खासी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। It can be a rich source of energy also, but we do not have required technology to separate hydrogen from the water and collect it effectively. अलग जगह से हम अलग जगह पे कलेक्ट कर लें हाइड्रोजन को सिर्फ, और उसको यूज़ में लेने फ्यूल की तरह, ये पता ही नहीं है हमें कैसे यूज़ में लेंगे। ओके, दिस इज स्टॉक। नाउ वी हैव अनदर कैटेगरी विच इज कॉल्ड रिजर्व्स। अब रिजर्व्स क्या होता है? Reserves are the subset of stock. Reserves are the subset of stock which can be put into use with the help of existing technology, but their use has not been started. This can be used for meeting up future requirements. जैसे बच्चों हमारा इंडिया जो है वो नदियों का देश है. We have got so many water bodies in and around India. So we have lot many rivers. ये तो हम सबको पता है ना, हमारे पास बहुत सारे रिवर्स हैं, ओके, नदियों का देश है। एंड ऑल्सो वी आर सराउंडेड विद 3 ओशंस, लाइक वी आर पेनिनसुला, हमारे पास इंडियन ओशन है, देन अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल सी है, तो वी आर सराउंडेड बाय 3 ह्यूज वाटर बॉडीज। So kids, we can utilize the water in making हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर प्लांट बनाया जा सकता है,
लेकिन फिर भी आपको इतने सारे हाइड्रो पावर प्लांट नहीं दिखेंगे। इंडिया के अंदर सिर्फ 22% ऑफ द एनर्जी इज बीइंग जनरेटेड थ्रू हाइड्रो पावर प्लांट, रेस्ट 75% ऑफ द एनर्जी इज स्टिल बीइंग मेड थ्रू द हेल्प ऑफ थर्मल पावर प्लांट। सो वाई सो? बिकॉज हम लोगों ने अपना हाइड्रो पावर प्लांट जो है या जो वाटर है वो हमने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है। तो रिजर्व क्या है? एक स्टॉक का ही सबसेट है, ठीक है ना। लेकिन हम इसको यूज़ में ले नहीं रहे हैं, बाद में कभी लेंगे यूज़ में। इसकी टेक्नोलॉजी हमें पता है, इसको एक्सेस करने की टेक्नोलॉजी हमें नहीं पता है, ठीक है। इतना सा डिफरेंस है, रट लेना। समझ भी सकते हो, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाउ वॉज द टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज? सो देखो, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगा ना, वैसे वैसे रिसोर्स का कंजम्पशन बढ़ेगा। जैसे सपोज करो मेरी एक कार की फैक्ट्री है, पहले मैं 100 कार ही बना पाती थी। वाई? बिकॉज आई डिड नॉट हैड द टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड नाइदर आई हैड द कैपिटल टू डू द प्रोडक्शन ऑफ मोर देन 100 कार्स, ठीक है। लेटर ऑन क्या हुआ, मैंने देखा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर गई और अब जो है हम ऑटोमेशन करके भी क्या कर रहे हैं, कार बना सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारा कार बेचने के पास मेरे पास काफ़ी प्रॉफिट भी आ गया कि मैं अब नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकता, ठीक है। So now what will happen? Due to economic development and due to technology, I will expand my production, and now instead of making 100 cars in a month, I will start making 1,000 cars in a month. Okay? So this is how what I'm doing. I am consuming more resources. Okay? So human beings interacted with nature through technological and create institution to accelerate their economic development. Yes. Human beings are the functions, resources are the function of human activity, ठीक है। human beings are the only force which are actually utilizing the resources. यहाँ पर क्या है बच्चों, ये नेचर है, टेक्नोलॉजी है, we have institution, but ultimately human beings क्या कर रहे हैं, इन तीनों को यूज़ में लेकर के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। As more technological development occurs, there is increase in need of input and utilization of resources. 100 कार में जितना मिनरल मैं यूज़ कर रही थी, जितने इनपुट्स लगा रही थी, ऑब्वियसली उससे 10 टाइम ज़्यादा इनपुट्स मेरे को 1000 कार्स के लिए चाहिए। टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज क्लोजली लिंक्ड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो टेक्निकल डेवलपमेंट जब होगा या टेक्नोलॉजी जब तुम एडवांस यूज़ करोगे तो डेफिनेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, बट इट विल ऑल्सो lead to some harm to the ecology also. कुछ ना कुछ environmental damage तो होकर ही रहेगा जब तुम ऐसा करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मोर फैक्टर्स प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू मोर पीपल आर अ नेसेसिटी। फॉर द फैक्ट्री, लैंड एंड लेबर इज यूज। फॉर द माइनिंग, मिनरल्स एंड मेटल्स इंक्रीजेस, मिनरल एंड मेटल इंक्रीजेस, ओके, सॉरी ऐसा होगा ही होगा, राइट। Why is resource planning essential? Explain the process of resource planning. तो भाई प्लानिंग जो है ना वो तो सिर्फ रिसोर्स की नहीं, हर चीज़ की प्लानिंग बड़ी ज़रूरी है। अब तुम 10th में हो, एग्ज़ाम के लिए टाइम कम बचा है, तो डेफिनेटली बोर्ड्स के लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। नहीं किया है तो कर लो, कुछ भी चैप्टर रिमेनिंग है तो पढ़ लो जल्दी जल्दी। लाइक दिसंबर तक पूरा हर चीज़ एक बार पढ़ा होना ही चाहिए। इट्स नॉट जस्ट फॉर सोशल साइंस, एनी ऑफ द सब्जेक्ट, ओके। एटलीस्ट एक बार सारे चैप्टर्स पढ़े होने चाहिए, वेदर इट इज़ हिंदी, इंग्लिश, IT, सोशल साइंस, मैथ्स, जो भी है, ओके। प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, तभी तुमको अपने हिसाब से रिजल्ट मिल पाएगा जैसा तुमने प्लान किया है, ओके। लेट अस कम बैक टू रिसोर्स प्लानिंग. An equitable distribution of resources has become essential for the sustained quality of life and global peace. Equal distribution of resources is very important. Actually, the whole problem is what? The non-uniform distribution of resources. The whole problem where arises? It arises because of the non-uniform distribution of resources. So, if you people have gone through that chapter, Outcomes of Democracy, then you must have observed this particular painting. There is a very big pizza, pan pizza.
and there's one rich fellow with 2% rich people are having like 95% of the resources, and there's very big huge giant 50% poor people who is having just 5% of the resources. So actually whole of the resources are being distributed among the 52% people of the world. In fact, 48% of the people, they do not have any resources at all. So whenever such kind of thing will happen, non-uniform distribution of resources, then definitely there is a danger to the peace, and there is chances that some war will happen. ठीक है, people will not live with brotherhood with each other, क्योंकि competition, लोग जिनके पास नहीं है कुछ भी, they would try to grab something. होगा ऐसा, ठीक है. So an equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. If the present trend of resource depletion by few individual and countries continues, the future of our planet is in danger. जैसा अभी का ट्रेंड चल रहा है कि कुछ लोगों के पास इतना सारा रिसोर्सेज है और कुछ लोग ऐसे जिनके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है, अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू होता रहा तो एक टाइम आएगा जब प्लैनेट विल बी इन डेंजर. लड़ाइयाँ हो जाएंगी, पीस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड एनवायरनमेंट को भी डैमेज पहुंचेगा ही पहुंचेगा. Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life, and sustainable existence is actually part of the sustainable development. Okay. So how to do this resource planning? Resource planning is a very complex process, let me tell you. Okay. रिसोर्स प्लानिंग में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि आपको अपना इन्वेंट्री या आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसका स्टॉक पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये कैसे पता करेंगे? इट्स रियली डिफ़िकल्ट. ठीक है, आपकी ज़मीन के नीचे कितना पेट्रोल है, कितना कोल है, कितना आयरन है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है. स्टॉक की क्वालिटी हमें पता करनी पड़ती है. वी यूज़ डिफरेंट मेथड, सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, एंड देन वी आइडेंटिफाई द इन्वेंट्री. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. ओके. The identification and inventory of resources across the regions of the country. This involves surveying, mapping, qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. Okay. Now, second is evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup. Now, what do we have to do? We need to make a plan using, keeping in mind the technology we have, the kind of human resource we have, skills जो हैं हमारे लोगों के अंदर, वो टेक्नोलॉजी क्या है, एंड जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है हमारे पास, उसी के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा. अब जैसे मैं रिसोर्स प्लानिंग कर लूँ कि मेरे यहाँ पर अगले 5 साल, अगले 2 साल में जितने भी बच्चे हैं स्कूल के, उन सबको कोडिंग आना चाहिए. जितने भी इंडिया के अंदर हमारे पास बच्चे हैं, सबको कोडिंग आना चाहिए. Now, do we have such kind of institutional setup? We may have technology, we may have skills, we have students who have very good skills to acquire that lesson on coding. But do we have institutional setup? बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे होंगे जहाँ पे शायद कंप्यूटर्स ना अवेलेबल हो, जो रिमोट एरियाज़ में हो. तो हमें ये सबको ध्यान में रखते हुए क्या करना पड़ता है? अपनी रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है. Anyways, every day we can upgrade our institutions, that is on us. Okay. लेकिन प्लानिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है कि ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए बनाना होता है. ठीक है. एंड फाइनली क्या करते हैं हम? वी मैच द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान. ठीक है. रिसोर्स प्लानिंग शुड मैच विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान. इफ इट डू नॉट मैच, देन वी नीड टू चेंज अ प्लान. ओके. so it's simply kind of plan, do, check, act, activity. ठीक है. प्लान करो, उसके अकॉर्डिंग काम करो. अगर आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल रहे हैं, चेक करो. अगर आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल रहे हैं, यू कैन कंटिन्यू विद द प्लान. एंड इफ़ यू डू नॉट गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट, देन यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली. आपको अपने प्लान में कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. ओके. सो PDCA इज़ वन टेक्निक विच आई लाइक द मोस्ट, एंड आई डू इट ऑन द डेली बेसिस इज वेल. यू पीपल कैन ऑल्सो डू इट. ओके. अपने CBSE बोर्ड्स की तैयारी के लिए तुम लोग कर सकते हो. राइट अ नोट ऑन लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया. ओके. ज़मीन तो है अपने पास भरपूर. So what is the area
of the land we have in India? Can anyone tell me? Very well then, if you people have answered it. 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है हमारे पास एरिया है, ठीक है। अब इसको हम यूज़ में कैसे कैसे ले रहे हैं, जो ज़मीन है अपने पास उसको किस तरीके से यूज़ में लिया जा रहा है। तो सबसे पहला जो काम आता है ज़मीन वो होता है जंगल में, ठीक है। सबसे पहले हम किस में यूज़ कर रहे होते हैं ज़मीन को, जंगल के लिए, ठीक है। लेटर ऑन देयर आर सम लैंड विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, देयर विल बी सम लैंड विच इज़ बैरन एंड वेस्ट लैंड, बिल्कुल जो रेगिस्तान वाला बंजर ज़मीन होता है, ठीक है। तो जंगल और जंगल के बाद बंजर ज़मीन, ठीक है, जिस पे कुछ भी नहीं उगाया जा सकता, ज़मीन है लेकिन खेती वेती तो नहीं की जा सकती। एंड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज सच एज बिल्डिंग रोड्स फैक्ट्रीज, ठीक है। कुछ ज़मीन है जहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, अपने पर्पस में लिया हुआ है, यूज़ हाउसेस बनाए हैं या फिर हमने फैक्ट्रीज बनाई है, रोड बनाया है, रेलवे स्टेशन बनाया है, एयरपोर्ट बनाया है, ओके। नाउ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, वी हैव सम अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एज वेल। इसमें क्या होते हैं, परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। कुछ ज़मीन ऐसी होगी जहाँ पर गाय भैंस जो हैं वो अपना खाना चढ़ रहे होंगे, ठीक है, उनके लिए वो डिनर टेबल है, ओके, तो ये ग्रेजिंग लैंड है। देन वी हैव लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट शोन एरिया। जब तुम रास्ते से जाते हो ऐसे ही ज़मीन के इधर उधर तुमको ऐसे रैंडमली ट्रीज ग्रो किए हुए दिखते हैं, वो सारे क्या हैं, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स वाले एरिया। एंड देन वी हैव कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, ऐसी ज़मीन जिसमें 5 साल से ज़्यादा हमने खेती नहीं की है, ठीक है। तो खेती नहीं किया मतलब ये नहीं है कि वो ज़मीन बंजर है, एक्चुअली में उस पर खेती की जा सकती है, ठीक है, बट इट्स कल्चरेबल वेस्ट लैंड। जैसे यहाँ पे ये बैरन वेस्ट लैंड था, तो खेती की ही नहीं जा सकती, रेगिस्तान है, कुछ उगेगा ही नहीं, तुम कितनी भी मेहनत कर लो। लेकिन ये वाला जो वेस्ट लैंड है ये कल्चरेबल है, लेकिन हमने 5 साल से ज़्यादा उस पर खेती नहीं की, इसलिए इसको कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोलते हैं, ठीक है। देन वी हैव फैलो लैंड। फैलो लैंड मतलब ऐसी ज़मीन जिस पे हमने जानबूझकर खेती नहीं की है, ठीक है, हमने छोड़ दिया है ज़मीन को ऐसा ही, सो दैट उसकी फर्टिलिटी रीगेन हो जाए। So that is current fallow. Okay, it is left without cultivation for 1 or less than 1 year. And then we have other than current fallow, which is left uncultivated for 1 to 5 years. It can be due to any reason, lack of capital, or the farmer have gone to city to do some other job and then they have come back, something like this, ठीक है। तो फैलो लैंड जो है वो कितने तरह के हो गए बच्चों, 3 तरह के हो गए। एक फैलो लैंड जो 1 ईयर से कम के लिए हमने वहाँ पे खेती नहीं की है, दिस इज़ करेंट फैलो। देन 1 से 5 ईयर्स के लिए खेती नहीं की है तो अदर देन करेंट फैलो, एंड ग्रेटर देन 5 ईयर्स के लिए नहीं किया है तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है, CF OCF CW। नाउ वी हैव नेट शोन एरिया। व्हाट इज नेट शोन एरिया? देखो, नेट शोन एरिया जो होता है ना वो फिजिकल एरिया होता है ज़मीन का। सपोज करो मेरे पास ये ज़मीन है, तो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दिस इज़ ऑफ 5 हेक्टेयर, दिस इज़ ऑफ 5 हेक्टेयर, ठीक है। मैंने दोनों पे एक सीज़न में खेती की तो मेरा नेट शोन एरिया क्या हो गया, 10 हेक्टेयर, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट ईयर मैंने क्या किया, ये वाले ज़मीन पे मैंने 2 बार खेती की, 2 टाइम्स, ठीक है। तो नेट शोन एरिया तो अभी फिजिकल एरिया तो ज़मीन का सेम ही है, लेकिन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है वो क्या हो गया, 5 + 5 + 5। इसको मैंने 2 बार खेती इस पे किया तो 5 + 5 एंड देन 5, so it means 15 hectare. Understood? Net shown area and gross cropped area. Give reasons for land degradation in India. ठीक है, इंडिया में लैंड डिग्रेडेशन के पीछे क्या रहस्य है, क्या रीज़न है, ये जानना है या नहीं जानना है, जल्दी से बताइए। जानना है ना। तो टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है वो इंडिया का है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज़ डिग्रेडेड इन इंडिया। बहुत सारी ज़मीन जो है वो डिग्रेडेड है, उसकी क्वालिटी जो है डिग्रेड हो गई है। डिग्रेड इज़ एक्चुअली ऑपोजिट ऑफ अपग्रेड,
ठीक है ना, क्वालिटी का ख़राब हो जाना. So approximately 28% of it belongs to the forest degraded area. 28% land जो degrade हुआ है that has happened because of the deforestation, and 56% of the land has been degraded due to water erosion, soil erosion. ठीक है, water degraded area, like it can be due to over irrigation also, it can be due to soil erosion also. तो 56% ज़मीन ऐसी है जो कि water eroded है. Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining, quarrying too have contributed significantly in the land degradation. Mining sites are abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening. ठीक है, जो ज़मीन होती है ना, माइनिंग तो कर लेते हैं और उसके बाद वैसे ही छोड़ देते हैं. So I have this habit of consuming warm water all the time. Because you know ना, teachers का काम क्या है, बोलना बोलना बोलना, है ना, तो फिर पानी की ज़रूरत पड़ती है. ओके बच्चों, तो देखो, in states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Orissa, deforestation due to mining have caused severe land degradation. माइनिंग के चलते क्या करना पड़ता है, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है और इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो चुका है. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग की वजह से बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो चुका है. और पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में आप क्या देखते हो, ओवर इरिगेशन इज द कॉज. सो माइनिंग, over irrigation, overgrazing are the three causes in this particular states. Okay. अभी यहाँ पे ओवर इरीगेशन होता है तो क्या होता है, सॉइल की एल्कलिनिटी जो है वो बढ़ जाती है, सैलिनिटी बढ़ जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है. ठीक है. व्हाट इज सॉइल? एनालाइज 4 मेन फैक्टर्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. ओके. Soil is the most important renewable and natural resource. It is the medium of plant growth and supports different types of living organisms on earth. ये क्या है? ये प्लांट की ग्रोथ का एकमात्र मीडियम है. लाइक ऑफ कोर्स प्लांट के ग्रोथ के लिए सनलाइट भी ज़रूरी है एंड बाकी एनवायरनमेंट में एक प्रॉपर टेम्परेचर होना भी ज़रूरी है. लेकिन प्लांट के ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होती है बच्चों? सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ सॉइल इटसेल्फ. सॉइल ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है. ठीक है. ओके. So the soil is a living system. It takes millions of years to form soil up to few centimeter in depth. जो सॉइल है वो एक लिविंग सिस्टम है. मतलब ये सॉइल जो है ग्रो करता है, फिर एज होता है, इसकी फर्टिलिटी बढ़ती है, फिर कम हो जाती है, फिर रीगेन भी हो जाती है और इसमें बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स रह रहे होते हैं. ठीक है. Relief, parent rock, bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. Various forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind, glacier, activities of decomposition contribute to the formation of soil. बहुत सारे फैक्टर्स अवेलेबल हैं. क्लाइमेट, रॉक, वेजिटेशन, देन किस तरह का लिविंग क्रिएचर वहाँ पे रह रहा है, इन सब पे हमारी क्वालिटी जो होती है सॉइल की वो डिफर कर जाती है, फॉर्मेशन डिपेंड कर जाता है. केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. सॉइल्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सॉइल के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट है. ओके. वाई देयर इज अ नीड फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स. ओके. तो भाई ये हर लेवल पे रिसोर्स प्लानिंग करने की क्या ज़रूरत है? पहले तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया कि रिसोर्स प्लानिंग जो है इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज़ फॉर योर बोर्ड्स और इट इज़ फॉर द कंट्री के लिए रिसोर्स प्लानिंग आपको करना है. ठीक है. अभी देखो, प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर द जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्स. अगर रिसोर्सेज को बिल्कुल अच्छे से यूज़ करना है आपको, ठीक है ना, और बहुत ही रैशनली यूज़ करना है, आप नहीं चाहते हो कि आपका रिसोर्सेज वेस्ट हो जाए या एनवायरनमेंट को डैमेज हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स प्लानिंग यूज़ में लेना ही पड़ेगा.
It has importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. अब इंडिया के अंदर बहुत वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज हैं और वो बहुत ही नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा भी नहीं है कि ये कोई जोन है यहाँ पे रिसोर्स बहुत सारा मिल रहा हो, वो कहीं और भी वही सेम अमाउंट में मिल रहा हो, ऐसा नहीं है इंडिया के साथ। इंडिया में रिसोर्सेज की क्वांटिटी क्वालिटी बहुत ही वेरीड है और जो उसका वैरायटी है वो भी काफ़ी चेंज होता है। There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources. There are some regions which have acute shortage of some vital resources like water ही consider कर लो। तो कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ बहुत ज़्यादा पानी है और रेगिस्तान में आ जाओ तो बिल्कुल ही पानी नहीं है। ठीक है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो अर्बनाइज हो रहे हैं, वहाँ पर आपको पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखती है। तो एसेंशियल रिसोर्सेज जो है ना, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है भगवान भरोसे है, बिल्कुल ही भाई भगवान जी ने अपने हिसाब से किया इसका डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी हैं जो कि आपके बुक से ही लिया गया है। For example, the states of Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposit, while Arunachal Pradesh has abundance of water resource, but lacks in infrastructural development. Infrastructural development नहीं है। The state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind, but water resource नहीं है। Cold desert of Ladakh is relatively isolated, but it has rich cultural heritage. Okay, tourism के लिए भी अच्छा है, but it is deficient in water, infrastructure and some vital minerals. इसीलिए लद्दाख जो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं हम। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। इसीलिए हम लोग को हर जगह का कोई एक रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में काम नहीं कर सकती, आपको हर जगह के लिए अलग अलग रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना? ये यार जो एजुकेशन भी है हमारा, हर जगह के बच्चे एक जैसे नहीं हैं। हर बच्चे को सेम मैथ्स पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, साइंस पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, ताकि सबको कस्टमाइज्ड लर्निंग मिल सके। विच इज़ मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल ऑफ इंडिया, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सॉइल। तो अपने देश की मिट्टी जो सबसे ज़्यादा दिखती है वो कौन सी है? एल्यूवियल सॉइल है बच्चों। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी मतलब ये रिवर के डिपोजिशन के थ्रू बनती है। ओके, in fact entire northern plain are made of alluvial soil. These have been deposited by three important rivers, Indus, Ganga and Brahmaputra. हमारे पास तीन हिमालयन रिवर्स हैं, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड गंगा, बिग रिवर्स। ओके, इनके वर्क से ये बनती हैं, तो पूरे नॉर्दर्न प्लेन में पाई जाती हैं बच्चों। एंड अदर देन दैट आप ये भी देखोगे कि ये जो अपना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, यहाँ पर भी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब डेल्टा बना करके क्या करती हैं? ड्रेन होती हैं बे ऑफ बंगाल में। तो ये जो पूरा का पूरा हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलता है? एल्यूवियल सॉइल। एंड अदर देन दैट ये वाला जो पूरा पोर्शन, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र वाला जो प्लेन है, यहाँ पे भी आपको एल्यूवियल सॉइल देखने को। एल्यूवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। रिवर वैलीज की साइड में ये बहुत आपको बिगर साइज की दिखेंगी, लेकिन जैसे ही प्लेन्स में एंटर करेंगी ये बारीक होती जाती हैं। ठीक है, इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल इज कोअर्स। सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पाइडमोंट प्लेन सच एज दुआर्स, चोज एंड तेरई। तो दुआर्स, चोज और तेरई में जो तुमको सॉइल मिलेगा ना, अलूवियल सॉइल, वो काफ़ी कोअर्स होगा। क्यों? क्योंकि ये रिवर वैली के अप फ्रंट पे है, वहाँ पे पानी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, जितना प्लेन में पानी स्पीड से फ्लो हो रहा है उतने अच्छे से रिवर वैली में नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ की सॉइल कोअर्स है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द ग्रेन और कॉम्पोनेंट, सॉइल्स आर डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज ऑल्सो। इन सॉइल को आप एज के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल इज बांगर एंड न्यू एल्यूवियल सॉइल इज खादर। ठीक है, तो जो सॉइल बूढ़ा हो चुका है वो बांगर सॉइल है। ठीक है, द बांगर सॉइल हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स, इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन बांगर। खादर जो है वो ज़्यादा फर्टाइल है, बांगर जो है वो लेस फर्टाइल है। एल्यूवियल सॉइल एज अ होल इज़ वेरी फर्टाइल, लेकिन इसमें आपको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे? पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम। बच्चों ये सारे, आई एम सो सॉरी,
ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स जो है ना, दे आर रियली रियली एसेंशियल फॉर द फूड क्रॉप्स। अगर आप फूड क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो और ये न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा आपको, तो डेफिनेटली वो अच्छे से नहीं ग्रो करेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं। ठीक है, तो अपने यहाँ जो सॉइल है वो सारे न्यूट्रिएंट्स में बिल्कुल भरपूर है, इसलिए यहाँ पे सीरियल पल्सेस इजीली ग्रो करते हैं। ड्यू टू हाई फर्टिलिटी, रीजन ऑफ एल्यूवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। यहाँ पे इंटेंसिव कल्टीवेशन की जाती है इन सॉइल के ऊपर, एंड बहुत सारा पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करता है। Which type of soil is ideal for the growth of cotton? What are the main characteristics of this type of soil? Name some areas where they are found. ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ है। Black soil is ideal for growing cotton and is known as black cotton soil. These soil are black in color और इसको regular soil भी कहा जाता है. It is believed that climatic condition along with the parent rock material are important factor for the formation of black soil. अगर black soil को form होना है तो एक तो climate चाहिए हमें ठीक ठाक, और parent rock. Parent rock कौन सा होता है बच्चों? Basalt. ठीक है, this type of soil is typical of the Deccan Trap region spread over the northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows. एक्चुअली में ये जो सॉइल होता है ना, ब्लैक सॉइल, कैसे बना है? वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू। आपको पता ही होगा ये जो अपना वेस्टर्न इंडिया है, अर्लियर इट वाज द पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, बाद में वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, तब जा करके ये प्लेट से टूटा है अफ्रीकन। तो बच्चों जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ और लावा जो है वो कूल डाउन हुआ, तब जा करके क्या बना? बसाल्ट रॉक, और बसाल्ट रॉक वेदर होकर क्या बनी? ब्लैक सॉइल। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि इट इज़ मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। The black soil are made up of extremely fine clayey material. They are well known for the capacity to hold moisture. In addition, they are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, potash and lime. But इसमें phosphoric content है नहीं। phosphoric content है नहीं तो food crop तो नहीं grow होगा। तो हम क्या grow कर रहे हैं? हम grow कर रहे हैं cash crop. Cotton is a cash crop. Okay. They develop deep cracks during hot weather, which helps in the proper aeration of the soil. These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately. ठीक है, जैसे ही बारिश होती है तुरंत हमें इसको सॉइल को क्या करना पड़ता है? टिल करना पड़ता है, नहीं तो स्टिकी हो जाएगी। ओके, स्टिकी हो जाएगी तो अच्छे से एरिएशन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, तो कॉटन अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएगा। राइट द शॉर्ट नोट ऑन रेड एंड येलो सॉइल्स। ओके, तो रेड सॉइल जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक के चलते बनते हैं, एंड ये वहाँ पे होंगे जहाँ पर लो रेनफॉल होगा। ठीक है, जहाँ बहुत हैवी रेनफॉल होता है ना, वहाँ पर कौन सा सॉइल मिलता है आपको? लेटराइट। जहाँ पे लो रेनफॉल होता है वहाँ पे रेड सॉइल, और जहाँ पे नो रेनफॉल वहाँ पे एरिड सॉइल। ठीक है, तो ये हमें मिलता है ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डकन प्लेट्यू। तो मैप में देख लेते हैं बच्चों, थोड़ा मैप अजीब सा बन गया है, सॉरी फॉर दैट। जो ये डकन प्लेट्यू है, यहाँ पे तो पूरा का पूरा ब्लैक सॉइल मिलता है ना, तो ये वाला जो रीजन आपको दिखा ना पूरा साउथ का, ये पूरा का पूरा रेड सॉइल है। येलो एंड रेड सॉइल आर फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग विद द पाइडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट है उसके पाइडमोंट फुट हिल्स पे मिलता है। दीज सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन। यहाँ पर आपको आयरन के डिपोजिशन के चलते क्या मिलता है? रेड कलर मिलता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, और ये येलो दिखता है व्हेन इट इज हाइड्रेटेड। हेलो हेलो, यस, ओके, yes, it looks yellow when it occurs in a hydrated form. मतलब जब भी ये hydrated form में रहेगा तो इसका कलर जो है वो रेड से येलो हो जाएगा। yes, this is the soil which can change its own color. It has got such supernatural power. Okay, now explain 5 proper farming techniques which can be used for soil conservation. So strip cropping is one method through which we can conserve our soil. It should be SOIL. Okay, soil conservation.
Contour plowing along the contour lines does not let water run down the slopes. This technique involved plowing along contours. Strip cropping में क्या होता है basically if there's a field and there's a lot of erosion due to the water or due to the flow of air, then what do? We just divide the whole field into small strips. So here if I've grown wheat, so in this strip I'm going to grow some kind of bushes which has got more height than that of wheat. So now what will happen, whenever air or water will come, these bushes are going to act like barriers. Okay, so this is how in strip cropping we prevent soil erosion. In contour plowing, what happens, we have elevation and depression on land, right? It is very natural that we are going to have some kind of elevation and depression on land. So in contour plowing, what happens, we either grow on the elevated side, or on the depression side. Okay, so why so? Because this will prevent soil erosion if we'll keep growing in a particular contour. Terrace farming में क्या होता है, you must have seen in the hilly areas, if you have visited any of the hill stations, that the slope are cut down into the flat top and steep slope. Okay, so flat top and थोड़ा सा steep सा उसका slope होता है, and this is how the whole hill is being cut into the terrace form. Okay, यहाँ पे लोगों के घर भी होते हैं, खेत भी होते हैं. क्रॉप रोटेशन जो है वो हमारी सॉइल को इनफर्टाइल होने से बचाता है, बिकॉज क्रॉप में सिर्फ इरोजन जो हो रहा है वो सॉइल के पार्टिकल्स का ही नहीं हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का भी हो रहा है. तो इन क्रॉप रोटेशन व्हाट हैपेंस, वी ट्राई टू रोटेट द क्रॉप. एक बार अगर हमने कोई पर्टिकुलर क्रॉप उगाया, नेक्स्ट सीजन वी आर नॉट गोइंग टू सो सेम क्रॉप. सो नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू डू सो, इसमें ऐसा होगा कि अगर आप सेम क्रॉप बार बार लगाओगे तो डेफिनेटली जो न्यूट्रिशन है एक पर्टिकुलर तरह का वो सॉइल से कम होता जाएगा. टू प्रिवेंट दैट वी आर डूइंग क्रॉप रोटेशन. शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं, सपोज आई हैव दिस फील्ड और ये स्पेशली बहुत एयरी वाला जगह है, तो हम क्या करते हैं, फील्ड के चारों तरफ ट्रीज लगा देते हैं. ओके, एंड नाउ दीज ट्रीज विल एक्ट एज बैरियर्स टू द विंड एंड वाटर. Thus my soil erosion is getting prevented. So kids, the last slide is about the type of soils we have. So as I've told you, यहाँ पर हमारे पास ब्रह्मपुत्रा, गंगा एंड इंडस रिवर फ्लो करती है, और यहाँ पे नर्मदा, तापी रिवर्स है, साबरमती रिवर है. ये सारी रिवर्स जो हैं हमें यहाँ पर देती हैं एल्यूवियल सॉइल. ऑन द अदर हैंड महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स जो हैं वो भी हमें एल्यूवियल सॉइल देती हैं. देन ये वाला जो एरिया है यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है, एज यू कैन सी इन एरियाज में. तो जहाँ हैवी रेनफॉल होता है वहाँ मिलता है हमें लेटराइट सॉइल. जहाँ पे मॉडरेट टाइप का रेनफॉल होता है वहाँ मिलता है रेड सॉइल. ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन के चलते मिलता है ब्लैक सॉइल. यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है तो मिलता है एरिड सॉइल. एंड दिस पर्टिकुलर एरिया जो हिली टेरेन है यहाँ पर मिलता है फॉरेस्ट सॉइल या फिर माउंटेन सॉइल. तो डोंट वरी, आपको खुद नहीं मार्क करना होगा, ये रीजन जो है ये आपको मार्क किए हुए आएंगे, आपको बताना रहेगा कि ये कौन सा सॉइल है. So practice the soil map well so that you can perform well in your exam and score good. So kids, this is all for today. अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप, देन मैनेज गोल में क्लास 10 सेलेक्ट करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, RSYT कोड यूज़ करो एंड यहाँ पे क्रेडिट रिडीम करके मुझसे पढ़ने आ जाओ. और अगर नहीं ले सकते हो सब्सक्रिप्शन तो स्पेशल क्लासेस पे तो पढ़ने आ ही सकते हो. ओके किड्स, मेरे सारे स्पेशल क्लासेस का लिंक जो है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलता है. एंड थैंक यू. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सैनिटाइज करो, हिट द बेल आइकन एज वेल, एंड RSYT कोड यूज़ करना मत भूलना. ओके, सो थैंक यू सो मच.